Assalamualaikum students, this is Hassan Khan and today I am going to share with you the solution of the first past paper of NUMS. So let's begin. MCQ number 1. MCQ number 1. इस MCQ के अंदर कह रहे हैं कि भाई एक जनरेटर है, उसकी EMF हमें गिवन है, EMF है 80 वोल्ट्स और उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.04। इसको मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये हमारे पास EMF है, इसको मैं ज़ीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वोल्टेज हमें गिवन है 75 वोल्ट्स का। करंट कैलकुलेट करना है तो भाई इसके अंदर सिंपल EMF का फार्मूला अप्लाई करेंगे। EMF इज़ इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस का वोल्टेज प्लस टर्मिनल वोल्टेज, ये फार्मूला होता है। तो इसके अंदर करंट कैलकुलेट करना है तो EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज इज़ इक्वल्स टू IR और R गिवन है 0.04। करंट कैलकुलेट करना है तो EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज़ इक्वल्स टू करंट। इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो EMF हमारे पास 80 वोल्ट्स है, टर्मिनल वोल्टेज 75 वोल्ट्स है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.04 ओम्स है। सही है, तो ये बनेगा 5 डिवाइडेड बाय 0.04। इसका मतलब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 4। तो ये 25 टाइम्स कैंसिल आउट होगा और 25 5 टाइम्स हो जाएगा 125 एम्पियर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। MCQ नंबर 2। अब इसके अंदर कह रहे हैं कि I1 इज़ लेस दैन I2 इज़ लेस दैन I3, यानी कि थर्ड जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। फॉर फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट विच वुड एमिट मोर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी के ऊपर। तो जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन सी। MCQ नंबर 3। सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ इन दिस फिगर विल बी। भाई देखो, ज़ीरोज़ की जो सिग्निफिकेंस होती है वो तब होती है जब वो दो नंबर्स के बीच में आता है या किसी नंबर के बाद आता है, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ आता है, तब वो सिग्निफिकेंट होता है, वरना नहीं होता। तो इस नंबर के अंदर दो ज़ीरोज़ आ रहे हैं, एक ये वाला ज़ीरो है और एक ये वाला ज़ीरो है। तो ये दो नंबर्स के बीच में आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट होगा, ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस वजह से इसके अंदर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट ज़ीरो है और तो इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। MCQ नंबर 4। By introducing dielectric between plate of capacitor then the voltage will। देखो, अगर कैपेसिटेंस की बात की जाए तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करवा देंगे तो इसको उसकी रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है। सही है, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। और अगर मैं एक फार्मूला लिखूँ Q इज़ इक्वल्स टू CV तो इसके अंदर कैपेसिटेंस इक्वल होगी Q अपॉन V के। अगर चार्जेस कांस्टेंट रखूँ तो कैपेसिटेंस का वोल्टेज के साथ इन्वर्स रिलेशन है, कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो वोल्टेज कम हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। MCQ नंबर 5। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज इज़ ड्रिवन इन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर्स। 50 सेंटीमीटर्स मतलब 0.5 मीटर्स हो जाएगा। व्हाट इज़ द वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछी जा रही है और स्ट्रिंग की बात की जा रही है। तो स्ट्रिंग के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F इज़ इक्वल्स टू V अपॉन 2L। याद है, ये पढ़ा था बचपन में। तो अगर यहाँ से वेलोसिटी को अलग करें तो वेलोसिटी इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स F इंटू L, ये फॉर्मूला बन जाएगा। 2L इधर डिवाइड करता है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं 2 टाइम्स 10 टाइम्स 0.5, तो इसका आंसर आएगा 10 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 5 बन जाएगा और 5 टाइम्स 2 10 मीटर्स पर सेकेंड। इसका भी आंसर है ऑप्शन ए। MCQ number 6। A point in space is represented by dash coordinates in space। देखो, स्पेस के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो टोटल 3 एक्सिस के ऊपर करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस।
तो जो पॉइंट होगा उसके भी 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स, वाई और जेड। इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। MCQ नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्केलर। स्केलर इन ऑप्शंस में से कौन सा स्केलर नहीं है? तो ऑप्शन ए, वेट जो है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है। वेट इज़ द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट। तो फोर्स का मतलब वेक्टर क्वांटिटी, तो इस वजह से इसका आंसर है ऑप्शन ए। MCQ नंबर 8, वाइब्रेशंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स रिजल्ट्स इन द सेंसेशन ऑफ साउंड। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। साउंड प्रोड्यूस होता है जब भी एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। MCQ नंबर 9, when electron is lifted from lower to higher potential, the energy is called। देखो भाई, जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव कर जाता है, लेट सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तब जो इसको हमने फोटोन प्रोवाइड करा होगा ना, उस फोटोन को हम एक्साइटेशनल एनर्जी या एक्साइटेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। आयोनाइजेशन इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अभी भी एटम के अंदर मौजूद है। अगर ये एटम को छोड़ जाएगा तब एटम आयोनाइज होगा, और उस वक्त इसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्साइटेड स्टेट में गया है, इस वजह से ये एक्साइटेशन पोटेंशियल का कहलाता है। MCQ नंबर 10, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होती हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, और टोटल एनर्जी दोनों में कंजर्व होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अप्लाई कर सकते हैं, सही है ना। MCQ नंबर 11, एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स के इमिट होने के लिए इंटेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन बी। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो है वो सिर्फ एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ा रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी जो जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए इंटेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है। MCQ नंबर 12, लाइट बिहेव्स एज एन electromagnetic in nature। लाइट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, सही है। वैसे वेव नेचर भी होती है, पार्टिकल नेचर बोथ भी होती है, सही है, लेकिन वैसे क्या लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। MCQ नंबर 13, द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज। इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है, ये बात याद रखनी है, यूनिट्स आपको याद करके जाने होंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है। MCQ नंबर 14, प्रेशर हैव अ रिलेशन विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ याद है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम का प्रेशर के साथ रिलेशन बनेगा, इस वजह से इसका आंसर है ऑप्शन ए। MCQ नंबर 15, what will be the value of V voltage when charge 12 10 to power minus 6 coulombs and capacitance 2 10 to power minus 6 coulombs, सॉरी फेराड। तो Q इज इक्वल्स टू CV फॉर्मूला होता है, वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो C इधर मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा Q अपॉन C। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो 12 10 to पावर माइनस 6 डिवाइड हो रहा है 2 10 to पावर माइनस 6 से, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, 2 6 टाइम्स 12 होता है, इसका आंसर ऑप्शन सी, 6 वोल्ट्स। MCQ नंबर 16, द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून विल बी। मून की सरफेस पे सेकेंड पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी? भाई अगर मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखूँ तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू 2π√L अपॉन G, सही है। अब देखो मैं इसको आपका शॉर्टकट बता रहा हूँ कि इसको बगैर कैलकुलेशन के कैसे सॉल्व किया जा सके। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा दूँ तो ये बनेगा T² इज इक्वल्स टू 4π² अंडर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, L अपॉन G बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड पेंडुलम की बात की जा रही है, तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, फिक्स क्वांटिटी है। तो अगर मैं यहाँ पर टाइम की जगह पर 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो ये और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही। तो यहाँ पर ये G इधर डिवाइड का उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन में कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, L इज इक्वल्स टू
जी अपॉन पाई स्क्वायर। सही बात है। तो इससे मेरे पास एक रिलेशन आया, लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही बात है। और मुझे एक बात पता है कि जो मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो अर्थ के 1/6 टाइम्स होती है। मतलब कि अगर मैं मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो मैं सिर्फ अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 6 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो अगर ग्रेविटी को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो लेंथ के साथ भी तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसको भी 6 से डिवाइड करूँगा। तो लेंथ सेकंड पेंडुलम की अर्थ पे लेंथ होती है 1 मीटर, 6 से डिवाइड करने पे बन जाएगी 0.16 मीटर्स। ये इसका डायरेक्ट तरीका सॉल्व करने का, आप जो है रिलेशन वाइज इसको सॉल्व कर सकते हो। MCQ number 17. The period of oscillation of pendulum in a resting elevator is 1 second. Time period given है 1 seconds. सही है. If the elevator is freely falling, then frequency of the same pendulum in elevator will be. भाई देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख देते हैं 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर एल। सही है ना। अगर मैं लेंथ और 2 पाई को कांस्टेंट सपोज करूं तो फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसा ही है। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होता है ना तो फ्री फॉल मोशन के अंदर उसकी अपैरेंट एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है। अपैरेंट एक्सेलरेशन, एक्चुअल एक्सेलरेशन नहीं। तो यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है ना तो यहाँ पर जी की जगह पे हम अपैरेंट एक्सेलरेशन सब्सटीट्यूट करेंगे। अपैरेंट एक्सेलरेशन सब्सटीट्यूट करेंगे तो जब फ्री फॉल मोशन है अपैरेंट एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी तो ज़ीरो सब्सटीट्यूट करने पे फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास ज़ीरो आएगी। ज़ीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर ज़ीरो बन जाता है। तो इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 0 हर्ट्ज़। MCQ नंबर 18, ये आपको याद करना होगा। 1 Fm2 10⁻⁻15 के इक्वल होता है। MCQ number 19. When an electron vertically upwards enters into a magnetic field pointing into the page. अब pointing into the page है तो इसका मतलब भाई क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई अगर मैं बहुत सारे क्रॉस बना दूँ तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है और इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से एंटर कर रहा है अपवर्ड। इलेक्ट्रॉन वर्टिकली अपवर्ड्स। सही है। इलेक्ट्रॉन वर्टिकली अपवर्ड ट्रैवल कर रहा है तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनटू द पेज। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लेफ़्ट हैंड फ्लेमिंग रूल अप्लाई करते हैं। लेफ़्ट हैंड फ्लेमिंग रूल याद है? उसके अंदर जो मिडिल फिंगर होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है और जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन बताता है। तो अगर आप इसको इस तरीके से एडजस्ट करो तो आपके पास जो फोर्स है, जो थंब है, वो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आएगा। तो इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेफ्ट वर्ड्स। MCQ नंबर 20. द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ नेगेटिव फॉर विच मटेरियल? ये भी आपको याद करना होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है, फिनाइट के लिए नेगेटिव होता है। सही है ना। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। MCQ number 21. Which of the following is not an example of angular momentum? एंगुलर मोमेंटम का मतलब है ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में होना चाहिए। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं भाई, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सर्कुलर मोशन है, बिल्कुल है, तो एंगुलर मोमेंटम की ये तो एग्जांपल है। MCQ नंबर बी, लैंडिंग ऑफ ए एयरप्लेन, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा क्योंकि इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एरोप्लेन जब लैंड करता था वो सर्कुलर मोशन में नहीं होता, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है, 2 डायमेंशंस के अंदर डिस्टेंस कवर होता है। सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। MCQ नंबर 22. द फ्रिंज स्पेसिंग वेरीज डायरेक्टली विद। अगर मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करूँ तो जो फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है वो होता है, उसको हम डेल्टा एक्स से या वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला बनता है हमारे पास लैम्डा एल ओवर डी। सही है। इसके अंदर लैम्डा वेवलेंथ है, एल जो है वो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। सही। और डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स या डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स कह देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स।
सही है भाई। तो डेल्टा एक्स का डायरेक्ट रिलेशन है, डेल्टा एक्स का डायरेक्ट रिलेशन है लेंथ के साथ, और डेल्टा एक्स का इन्वर्स रिलेशन है डी के साथ। सही। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फ्रिंज स्पेसिंग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन किसके साथ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, यानी कि कैपिटल एल। MCQ number 23. Interference occurs when two waves from monochromatic light source interfere. The difference between the wavelengths of second bright fringes. देखो सेकंड ब्राइट फ्रिंज की बात की जा रही है, तो अगर मैं पाथ डिफरेंस लिखता हूँ तो फर्स्ट से लेके सेकंड तक का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन वेवलेंथ्स। सही है ना। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो पहले तो ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एम लेमडा। अगर मैं फ़र्स्ट की बात करूँ तो m की जगह ज़ीरो पुट करूँगा तो पाथ डिफरेंस मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा ही है। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो पाथ डिफरेंस जो है वो उसके लिए वन पुट करूँगा तो मेरे पास m की जगह पे वन पुट करा तो लैम्डा आ गया पाथ डिफरेंस। सही है। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूँ वेवलेंथ्स का तो लैम्डा माइनस ज़ीरो, तो ये हमारे पास आंसर आएगा पाथ डिफरेंस माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू लैम्डा माइनस ज़ीरो, यानी कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, और इधर पाथ डिफरेंस को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। MCQ नंबर 24. डेंसिटी ऑफ ब्लड। ये भी बात आपको याद करनी होगी, ब्लड की डेंसिटी जो है वो वाटर के इक्वल होती है, दोनों की pH वैल्यू सेम है। MCQ नंबर 25. अ बॉडी मूविंग इन अ फ्लूइड विल एक्सपीरियंस। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर ट्रैवल कर रहा होगा तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स अप्लाई हो रही होती है, इसको हम ड्रैग फोर्स भी कहते हैं, ड्रिप फोर्स भी कहते हैं, विस्कस ड्रैग भी कहा जाता है। तो ये बहुत सारे नाम हैं, उसके ऊपर ड्रैग फोर्स अप्लाई होती है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स के लिए। MCQ number 26. If a wave gets polarized, it means it is transverse in nature. क्योंकि भाई पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमें वेव की नेचर का पता चलता है कि वेव लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स ही पोलराइज हो पाती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइज नहीं हो पाती। तो इस वजह से इसका आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांसवर्स वेव्स। MCQ number 27. A real image formed by convex mirror is always, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, तो ये बात याद रखनी है। MCQ number 28. The equivalent resistance of a Wheatstone bridge when each resistor is of 2 ohms will be. देखो अगर मैं व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करूँ तो व्हीट स्टोन ब्रिज में हमारे पास टोटल 4 रजिस्टर्स होते हैं, और वो कुछ इस तरीके से सर्किट में क्लोज होते हैं। सही ना। बीच में मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि नल डिफ्लेक्शन होगी तो वो करंट तो प्रोड्यूस हो नहीं रहा होगा, तो उसको छोड़ दो। अच्छा, अब ये भी 2 ohms का है, ये भी 2 ohms का है, ये भी 2 ohms का है, और ये भी 2 ohms का है। यहाँ से करंट आएगा तो यहाँ से दो ये नोड आ रहा है, यहाँ पे करंट अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका मतलब ये दो पैरेलल के अंदर है, और जो करंट यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा होगा वो यहाँ से चलते चलते यहाँ से सेम गुजरेगा, तो इसका मतलब ये वाले दो सीरीज़ के अंदर है, इसी तरह ये दो सीरीज़ के अंदर है। तो इन दो को अगर सीरीज़ में क्लोज़ करें तो सीरीज़ के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है उसको सिंपल ऐड कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो 2 + 2 4, इसका मतलब है कि इन दो नोड्स के ऊपर ये वाला नोड, ये वाला नोड, ये दो नोड्स अगर मैं एज इट इज़ बनाऊँ तो इसके ऊपर हमारे पास दो रजिस्टर्स कुछ इस तरीके के होंगे, और दोनों की वैल्यू होगी 4 ohms, ये भी 4 ohms का होगा और ये भी 4 ohms का होगा। अब ये दो पैरेलल के अंदर हैं, तो पैरेलल के अंदर रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, दोनों की रेजिस्टेंस सेम है तो 4 को 2 से डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी, तो 4/2 आंसर आएगा 2 ohms, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2 ohms। MCQ number 29. If a vector makes an angle of 25 degrees with the horizontal. अब कोई भी एक वेक्टर है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसने 25 डिग्रीज़ का एंगल बनाया, 25 डिग्रीज लेट सपोज, तो उसका कौन सा कंपोनेंट जो है वो लार्जर होगा, ये पूछा जा रहा है। तो एक हमारे पास एक्स कंपोनेंट होगा
जितना वेक्टर उतना कंपोनेंट। लेट सपोज ये वेक्टर है ए, तो ये होगा ए एक्स, और यहाँ से यहाँ तक का होगा ए वाई। हाँ भाई, तो डायग्राम से देख के पता चल रहा है कौन सा कंपोनेंट बड़ा होगा, तो एक्स कंपोनेंट बड़ा होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। तो ये बात याद रखनी है, 45 डिग्री से अगर एंगल एक्स एक्सिस से बन रहा है, 45 डिग्री से कम एंगल है तो एक्स कंपोनेंट बड़ा होगा, वाई कंपोनेंट छोटा होगा। 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल है तो वाई कंपोनेंट बड़ा होगा, एक्स कंपोनेंट छोटा होगा। और ये काम उल्टा हो जाएगा अगर वाई एक्सिस से एंगल बन रहा होगा तो। MCQ नंबर 30, वन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी सेम रहती है? तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी। लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। जितनी नंबर ऑफ़ वेव्स पहले मीडियम में थी उतनी ही नंबर ऑफ़ वेव्स दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेंगी, तो नंबर ऑफ़ वेव्स चेंज नहीं होंगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। उसकी स्पीड कम हो जाएगी, अगर लाइटर टू डेंसर मीडियम है तो स्पीड कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। MCQ number 31, when an object is placed at 2f in front of convex lens, the image formed at 2f इसका आंसर है। भाई ये बात याद है, जब भी ऑब्जेक्ट को 2f के ऊपर रखते हैं तो इमेज भी 2f के ऊपर बनता है, और सेम साइज़ का होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। सही है ना? ये प्रॉपर्टीज़ हैं चैप्टर नंबर 10 की, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस। तो ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ के जाना। MCQ नंबर 32, विच इज़ यूज्ड एज कंट्रोल रॉड्स, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल रॉड्स के तौर पर कैडमियम को यूज़ किया जाता है ताकि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब हो सकें। MCQ नंबर 33, एट विच टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट कोइंसाइड। तो भाई इसका फॉर्मूला होता है ना, अगर मैं लिखूँ तो T-0 डिवाइडेड बाय 100 - 0 मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और फ़ारेनहाइट के लिए हो जाएगा T-32 डिवाइडेड बाय 212 - 32 मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सही ना? तो ये फार्मूला ये कुछ इस तरीके से लगने लगेगा, T/100 इज इक्वल्स टू T-32 डिवाइडेड बाय 180। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से अगर कैंसिल आउट करें तो 5 और ये 9 होगा। तो हमें टी कैलकुलेट करना है, तो उस 9 को उधर ले जा रहा हूँ, 5 को उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये बनेगा 9 टाइम्स टी इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स टी माइनस 32 इंटू 5, 32 इंटू 5 अगर हम करें तो ये बनेगा 160। सही? तो ये प्लस का ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 टी इज़ इक्वल्स टू माइनस 160। तो माइनस के अंदर एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है और वो ऑप्शन सी है। बस आप इसको फर्दर सॉल्व करो, 4 से डिवाइड करो तो 4 4 से 16 बनता है, तो आंसर आ जाएगा -40 डिग्रीज़। अब इसके साथ हम डिग्री सेंटीग्रेड लिखें या फ़ारेनहाइट लिखें, बात एक ही होगी क्योंकि दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। MCQ नंबर 34, इट कैन नॉट बी पोलराइज्ड। जैसे कि मैंने पहले MCQ में बताया कि भाई पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हमें वेव की ट्रांसवर्स नेचर का पता चलता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स पोलराइज हो पाती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, लाइट वेव ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो साउंड वेव कभी भी पोलराइज नहीं हो पाएगी। MCQ नंबर 35, मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है भाई QVB sin थीटा। सही है ना? तो यहाँ पर थीटा की जगह पे अगर हम 90 डिग्री सब्सटीट्यूट करेंगे तो sin थीटा sin 90 की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाती है, तो वो मैक्सिमम फोर्स आ जाएगी। 0 डिग्री के ऊपर मिनिमम फोर्स आ जाएगी, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 90 डिग्रीज़। MCQ नंबर 36, लाइट इज़ प्रूव्ड टू बी ट्रांसवर्स इन नेचर बाय। फिर से वही बात, लाइट इज़ प्रूव्ड टू बी ट्रांसवर्स इन नेचर बाय पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से हमें लाइट की ट्रांसवर्स नेचर का पता चलता है। MCQ नंबर 37, फाइंड द एंगल फॉर विच मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब ये जो इक्वेशन लिखी है
इसके अंदर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के फार्मूला सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। मैक्सिमम रेंज का फार्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सही है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 2 बचा, मल्टीप्लाई का उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया ताकि सॉल्व हो जाए आराम से। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। इसका साइन इन्वर्स लेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स ऑफ 1/√2। तो आंसर आएगा हमारे पास 45 डिग्री। 45 डिग्री पे साइन 45 1/√2 के इक्वल होता है, cos 45 1/√2 के इक्वल होता है। तो 45 डिग्रीज इसका आंसर है ऑप्शन बी। MCQ number 38. If the acceleration due to gravity of Earth becomes double, then the escape velocity of Earth will increase by। अब देखो यहाँ पर भी वही बात, रिलेशन वाइज पता करना है। तो escape velocity का फॉर्मूला √2gr, याद है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो बाकी चीज़ों को कांस्टेंट है, तो escape velocity is directly proportional to square root of acceleration due to gravity। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डबल हो गई, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, अब चूँकि ये अंडर रूट के अंदर है तो इसके वेलोसिटी को √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √2 का मतलब होता है 1.414। ये √2 जो है उसकी कैलकुलेटर से वैल्यू आएगी 1.414। सही है, तो अब ये बताओ escape velocity कितने टाइम्स इंक्रीज़ होगी। escape velocity 1.414 टाइम्स इंक्रीज़ होगी। इसका आंसर ऑप्शन बी। MCQ नंबर 39। दो अनइक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, उनके दरमियान में फोर्स है 0.2 न्यूटन्स की, इसको मैं F1 कह रहा हूँ। और 0.2 न्यूटन्स की फोर्स तब थी जब उनके दरमियान का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था, इसको मैंने R1 कहा। फाइंड द फोर्स व्हेन दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, इसको मैं R2 कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो F2 कैलकुलेट करना भाई। तो इसका सिंपल फार्मूला F1 R1 इज इक्वल्स टू F2 R2 स्क्वायर, दोनों के ऊपर। तो यहाँ से F2 कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला बनेगा F2 इज इक्वल्स टू F1 R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से अगर मैं फार्मूला ये F1 की वैल्यू 0.2, R1 की वैल्यू 10 और R2 की वैल्यू 1, दोनों का यूनिट सेम रखने तो क्योंकि सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 0.2 मल्टीप्लाई होगा 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो आंसर आएगा हमारे पास 20 न्यूटन्स। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। MCQ number 40. A system absorbs 400 joule of heat, 400 joule heat absorb करिए, delivers 600 joule of work done कर रहा है 600 joule, और वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव साइन के साथ होगा। वाइल लूजिंग 100 जूल ऑफ हीट बाय कंडक्शन, और तो ये Q2 हो गया। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी, तो भाई इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा Q इज इक्वल्स टू वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी। सही है ना, तो डेल्टा Q का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि Q2 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू वर्क डन हमारे पास, चलो अभी वर्क डन ही लिख देता हूँ, प्लस इंटरनल एनर्जी। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो Q2 हो जाएगा 100 माइनस Q1 की वैल्यू 400, और वर्क डन की वैल्यू मैं माइनस के साइन के साथ लिख रहा हूँ 600 प्लस इंटरनल एनर्जी। सही है, तो यहाँ से 100 माइनस 400 माइनस 300 बनेगा, माइनस का 600 इधर आके प्लस 600 हो गया, और इंटरनल एनर्जी एज इट इज़ अपनी जगह पर है। तो 600 में से 300 माइनस करूँगा तो इंटरनल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 300 जूल्स पॉजिटिव साइन के साथ। इसका आंसर ऑप्शन ए। MCQ नंबर 41। द डायमेंशन ऑफ द रेशो। अब देखो रेशो का मतलब होता है डिवाइड, किसको डिवाइड करना है, एंगुलर मोमेंटम को डिवाइड करना है लीनियर मोमेंटम से। अब पहले मैं डायमेंशन पे बाद में आऊँगा, पहले फार्मूला देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है R क्रॉस P या RP साइन थीटा।
तो अगर मैं थीटा को निगलेक्ट कर दूँ क्योंकि उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो आर पी हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। सही है, मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो इसका भी मैग्नीट्यूड सब्सटीट्यूट करेंगे। सही, अब इसको अगर मैं डिवाइड करा दूँ लीनियर मोमेंटम से, लीनियर मोमेंटम मतलब पी, तो इसको भी पी से डिवाइड कर दिया तो पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल अपॉन पी इक्वल आएगा आर के। सही बात है। अब इसका यूनिट लिख दूँ अगर मैं, तो मीटर इसका यूनिट होता है और इसकी डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल एल, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। MCQ नंबर 42, द रेशो ऑफ अर्थ्स रेडियस। अब देखो वही बात आ गई, रेशो, रेशो का मतलब डिवाइड, ऑफ अर्थ्स रेडियस टू दैट ऑफ मून, यानी कि अगर मैं अर्थ के रेडियस को मून के रेडियस से डिवाइड करूँ तो आर ई अपॉन आर एम इज़ 10 इज इक्वल्स टू 10, ये वैल्यू गिवन है। फिर आगे लिखा है द रेशो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ का रेशो मून के साथ किसके इक्वल है भाई, इज़ 6, तो वो 6 के इक्वल है। द रेशो ऑफ स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी का रेशो अर्थ पे डिवाइड बाय स्केप वेलोसिटी का रेशो मून के लिए, इसकी वैल्यू चाहिए। अगर मैं सिर्फ स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूँ तो वो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू √2gr, ऐसा ही है ना। अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अर्थ की आएगी, रेडियस भी अर्थ का आएगा, ऐसा ही। और अगर मैं मून की बात करूँ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी मून की सब्सटीट्यूट करूँगा, रेडियस भी मून का सब्सटीट्यूट करूँगा। सही बात है। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करा दूँ तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी वी ई अपॉन वी एम, और राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी, तो एक ही अंडर रूट दे देते हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग का फ़ायदा नहीं, 2GE/RE, और ये डिवाइड हो रहा है 2GM/RM से, ऐसे ही। अब देखो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। सही, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना GE/GM, ये देखो ये लिखा हुआ है 6 के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं जो 6 लिख देता हूँ, VE/VM, वेलोसिटीज़ का रेशो इक्वल होगा अंडर रूट GE/GM की जगह पे 6 लिख दिया, और RE/RM, ये देखो ये 10 के इक्वल है, यहाँ पर मैंने 10 सब्सटीट्यूट कर दिया, तो VE/VM इसकी वैल्यू आई अंडर रूट 60, अंडर रूट 60 इक्वल होगा 7.9 के करीब, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 8 के, क्योंकि अगर ये 64 होता तो डायरेक्ट 8 लिख देते, तो नियरली इक्वल टू 8 है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। MCQ नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस सपोर्ट द कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। तो कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने सपोर्ट करा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने कैसे सपोर्ट करा है कि भाई शुरू में जब वेव थ्योरी वेव थ्योरी के ऊपर बात की गई थी, हाइजन ने जब बात करी थी वेव थ्योरी पे, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इन्वेंट हुआ था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हुआ क्या था कि भाई एक मेटल सरफेस से लाइट ने स्ट्राइक करा, इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, इलेक्ट्रॉन मतलब पार्टिकल, तो लाइट ने पार्टिकल को इमिट करा दिया, तो इसका मतलब लाइट का भी पार्टिकल नेचर होना चाहिए, इसी वजह से तो पार्टिकल इमिट हुआ, एक पार्टिकल ही पार्टिकल को मूव करवा सकता है। इस वजह से जब वेव थ्योरी के ऊपर बात हो रही थी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कर्पस्कुलर थ्योरी को सपोर्ट कर रहा था। फिर आगे चल के बाद में चल के एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डुअल नेचर के ऊपर जो है वो बात करी और उसको प्रूव करा कि लाइट का जो है भाई डुअल नेचर होता है। तो कर्पस्कुलर थ्योरी को कौन सपोर्ट करता है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट करता है। MCQ नंबर 44, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, ये मैंने पहले भी बताया, इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है भाई, हेनरी होता है। MCQ नंबर 45, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो फ्रिंज स्पेसिंग का मैंने पहले भी फॉर्मूला लिखा था, फ्रिंज स्पेसिंग इज इक्वल्स टू λL/d, ऐसा ही है ना। तो अगर मैं एल और डी को कांस्टेंट रखता हूँ लेट सपोज, तो फ्रिंज स्पेसिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा के फॉर्मूले से फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने पे वेवलेंथ कम हो जाएगी बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने से वेवलेंथ कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम होगी तो फ्रिंज स्पेसिंग भी कम हो जाएगी क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डिक्रीज़। उम्मीद आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं।
तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।